नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में। पिछला जो लेक्चर था अपना, उसमें हमने आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में देख लिया था, है ना। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से चार आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं और अंत में श्रीरंगपट्टनम को जीत लिया जाता है और टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है और वापस से वाडियार वंश की स्थापना कर दी जाती है ना। अगर आप चाहो तो मैं 2 मिनट में कल वाले उसका आपको मैं लेक्चर का समरी करवा देता हूँ पूरी 2 मिनट में। चलिए, है ना, कर ही लेते हैं। वहाँ पर देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और मैसूर में सत्ता पहले वाडियार वंश की होती है। वाडियार वंश में नंजराज और देवराज 2 भाई जो है चिक्का कृष्णराज को कठपुतली शासक बना के रखते हैं। फिर उन दोनों को हटाकर हैदर अली वहाँ के शासक बन जाते हैं। और शुरुआत में जो है अगर देखा जाए तो मैसूर किसका भाग होता है? विजयनगर साम्राज्य का भाग होता है ना। फिर ये हमने देख लिया। यहाँ से देखिए नंजराज और उसको हटाने के बाद में हैदर अली बन जाता है। फिर हैदर अली और निज़ाम और मराठों के बीच में, अंग्रेज़ों के बीच में संघर्ष होते रहते हैं और इस प्रकार से फिर उनमें प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष होता है 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक, है ना। और इसमें पलड़ा भारी होता है मैसूर का। हैदर अली पराजित कर देता है उनको, मराठा को और उनको। और उसके बाद देखिए मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिला लेता है और रह जाता है सिर्फ कर्नाटक का नवाब। तो कर्नाटक के नवाब को हराकर मद्रास पे ही चढ़ाई कर देता है, जो अंग्रेज़ों के वहाँ पर देखिए एक प्रेसिडेंसी नगर हुआ करता था, उस पर चढ़ाई कर देते हैं। और उसके बाद में जो है मद्रास की संधि होती है। मद्रास की संधि होती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में। उसके बाद में देखिए स्थिति थोड़े दिनों तक सही रहती है, मगर 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक फिर से युद्ध की नौबत आ जाती है और इसका पहले नेतृत्व करते हैं हैदर अली। मगर 1782 में युद्ध के बीच में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और अब जो है वो पदभार कौन संभालता है? टीपू सुल्तान, है ना। और उसके बाद में यहाँ पर संधि देखा जाए तो होती है मंगलोर की संधि। और ये मंगलोर की संधि भी देखिए क्या होती है कि थोड़ी आप कहो इसे तो समानता वाली से संधि ही होती है। मगर फिर से 1790 से लेकर 92 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। इस काल में मैंने बताया था आपको कि अब कौन आ जाता है यहाँ पर? कॉर्नवालिस आ जाता है और कॉर्नवालिस आके युद्ध शुरू कर देता है और यहाँ पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसमें देखिए मराठा निज़ाम जो होता है हैदराबाद का और जो अंग्रेज़ होते हैं वो जीत जाते हैं। और इसके बाद जीतने के बाद यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि यहाँ पर की जाती है। और ये करने के बाद में देखिए पेन्नार और कृष्णा के बीच का जो इलाका था, जो क्षेत्र था, वो दे दिया जाता है निज़ाम को। और अगर तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र देखा जाए तो तुंगभद्रा के उत्तर वाला क्षेत्र दे दिया जाता है मराठा सरदार को। और मालाबार का तट हो गया, 12 महल का क्षेत्र हो गया और डिंडीगुल वाला क्षेत्र दे दिया जाता है किसको? अंग्रेज़ों को। और उसके जो 2 पुत्र होते हैं अब्दुल खलीक और मुइजुद्दीन, वो ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए जाते हैं जमानत के रूप में कि आगे से टीपू कोई विद्रोह का कार्य नहीं करेगा। परंतु देखिए 1798 में आ जाता है वेलेज अली और वो सहायक संधि थोपता रहता है सब पे। टीपू सुल्तान के ऊपर भी वो सहायक संधि थोपने की कोशिश करता है, परंतु टीपू सुल्तान मना कर देता है। और उसके बाद में 1799 ईस्वी में फाइनल युद्ध होता है। श्रीरंगपट्टनम के ऊपर चढ़ाई कर दी जाती है और श्रीरंगपट्टनम का पतन हो जाता है, साथ ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में वापस से जो वाडियार वंश के राजा को वहाँ पर बिठा दिया जाता है और उस पर लाद दी जाती है सहायक संधि और वहाँ पर उसके दरबार में नियुक्त कर दिया जाता है एक रेजिडेंट। और आज तक भी वहाँ पर वाडियार वंश के राजा जो है बनते रहते हैं मैसूर में। चलिए, ये हमने देख लिया। अब आ जाते हैं आज के ऊपर, आंग्ल मराठा संघर्ष के ऊपर, है ना। माफ़ कीजिएगा, हाँ जी, आंग्ल मराठा संघर्ष के ऊपर हम आ जाते हैं। तो देखिए अपनी अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में मुख्य 3 बड़े बड़े युद्ध होते हैं, है ना, कि ये अपने एक दूसरे पर ये सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए होते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है 1775 से लेकर 1782 ईस्वी के बीच में, है ना। इस काल में देखिए भारत का गवर्नर जनरल जो कौन हुआ करता था? भारत का अभी गवर्नर जनरल नहीं था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स का काल कब से कब तक रहता है? इसका रहता है 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है, ठीक है ना।
और पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में उसका बेटा नारायण राव पेशवा बन जाता है ना। माधवराव, बालाजी बाजीराव के बाद में माधवराव पेशवा बनता है और माधवराव के पेशवा बनने के बाद में उसका बेटा नारायण राव पेशवा बनता है और नारायण राव को उसका चाचा रघुनाथ राव मार देता है। आपको ये वाली बात याद होगी, नारायण राव को उसका चाचा होता है रघुनाथ राव, वो मार देता है और खुद पेशवा बनना चाहता है और वो अंग्रेज़ों से जाके संधि कर लेता है ना। बम्बई में जाके जो अंग्रेज़ों की सरकार होती है उससे संधि करता है कि आप है ना मुझे पेशवा बनवा दो, मैं आपको इतने इतने पैसे और ये वाला क्षेत्र आपको दे दूंगा। और सूरत की संधि हो जाती है अंग्रेज़ों के बीच में और मराठों के बीच में, मराठा मतलब रघुनाथ राव के बीच में सूरत की संधि हो जाती है ना। अब देखिए सूरत की संधि में क्या प्रावधान था कि रघुनाथ राव को तो पेशवा बनाया जाएगा और बदले में कंपनी को सालसेट और बसीन नगर जो है वो दे दिया जाएगा रघुनाथ राव जैसे ही पेशवा बनेगा उसके बाद में। परंतु मैंने आपको जब पेशवाओं के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि वहाँ पर जो है बदल जाता है बाद में अंग्रेज, और अंग्रेज जो है कह देते हैं कि भैया हम जो है इसमें अब ये संधि जो है मानने नहीं रहती हैं। चलो उसमें आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बार आपको, अगर आप भूल गए हो तो एक बार फिर से जो पेशवा हुआ करते थे ना, पेशवा आपको रिवाइज में करवा देता हूँ है ना। छत्रपति साहू जो है वो राजा रहता है मराठा साम्राज्य का और उसके साम्राज्य काल में बालाजी विश्वनाथ जो है वो पहला पेशवा, अगर देखा जाए तो पहला पेशवा होता है और यही पेशवा जो है मराठा साम्राज्य को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1719 में हमने देखा था कि किस प्रकार से दिल्ली के तख्त पर सम्राट को बिठाने में सहायता देकर ये जो है इसको मेघनाट काटा भी फिर कहा जाता है पेशवाओं के काल का, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका बेटा पेशवा बनता है 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक। ये बाजीराव मस्तानी वाला जो है मूवी में वही है ये बाजीराव, 42 लड़ाइयाँ लड़ता है अपने काल में और एक भी नहीं हारता, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में। उसके बाद में उसका बेटा बनता है बालाजी बाजीराव जो कि 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक पेशवा रहता है और इस बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था, नाना साहब के नाम से ज़्यादा जाना जाता था बालाजी बाजीराव को। और देखिए पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ 1761 में तब पेशवा कौन होता है, बालाजी बाजीराव ही। और जब इसको हार की खबर मिलती है तो हार की खबर सुनने के एक हफ्ते के अंदर अंदर ही पेशवा गुजर बसते हैं। उसके बाद में पेशवा बनता है माधवराव जो कि 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक पेशवा रहता है। और ये देखिए इसने देखिए वापस से जो पेशवा पद और जो आप कहो कि मराठा साम्राज्य की जो शक्ति क्षीण हो गई थी यहाँ पर तृतीय पानीपत के युद्ध में हारने के बाद, इसे वापस से ये उभारता है, वापस से जीतता आसपास के क्षेत्रों को। और मुगल जो सम्राट हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय, उनको अंग्रेज़ों के संरक्षण से निकालकर वापस दिल्ली में गद्दी पर बिठाता है। उसके बाद में इसका बेटा नारायण राव जो राजा बनता है, ये बेचारा थोड़ा से 1 साल के लिए ही वहाँ पेशवा रह पाता है और इसको मार दिया जाता है किसके द्वारा, रघुनाथ राव के द्वारा। और वही सूरत की संधि यहीं रहता है वो रघुनाथ राव। उसके बाद में इसका बेटा जो है माधवराव नारायण द्वितीय पेशवा बनता है और उसके बाद में होता है बाजीराव द्वितीय। और इसी बाजीराव द्वितीय के काल में जो है सहायक संधि स्वीकार कर ली जाती है अंग्रेजों की मराठाओं के द्वारा, ठीक है ना। वो हो गया एक बार। अब आ जाते हैं हम वापस से सूरत की संधि पर। सूरत की संधि में क्या हुआ था कि रघुनाथ राव जो है वो पेशवा बनेगा और पेशवा बनने के बाद रघुनाथ राव जो है उनको बसीन और सालसेट का क्षेत्र जो नगर है वो दे देगा। उसके बाद में देखिए कंपनी और रघुनाथ राव में 1775 ईस्वी में पूना स्थान पर एक युद्ध लड़ा गया जो अनिर्णायक रहा। और फिर कलकत्ता परिषद जो थी उसने संधि को अस्वीकृत कर दिया और पूरा सरकार से पुरंदर की संधि कर ली। यानी रघुनाथ राव जो था उस रघुनाथ राव से जो सूरत की संधि हुई थी उसे जो है ये अस्वीकार कर देते हैं और फिर पूना में जो पेशवा बैठा होता है उस पेशवा से सरकार संधि कर लेती है, अंग्रेज सरकार संधि कर लेती है पुरंदर की संधि, ठीक है। इस पुरंदर की संधि में क्या था, ये कहा गया था कि देखो कंपनी रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेगी। देखिए रघुनाथ राव बागी था तो बागी का हम समर्थन नहीं करेंगे, परंतु वो जो पहले वाला क्षेत्र हमने ले लिया सालसेट और बसीन वाला वो वापस भी नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। इस प्रकार से इन्हें ये वाला कर दिया। परंतु लंदन तक ये बात जब पहुंची तो लंदन के डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे, डायरेक्टर्स ने ये पुरंदर की संधि जो हुई थी पूना वाले पेशवाओं के साथ में, ये वाली संधि को उन्होंने नकार कर दिया, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया कि भैया ये वाली जो संधि नहीं चलेगी, संधि वही चलेगी सूरत वाली संधि, है ना। इसलिए सूरत की संधि वापस से पुनर्जीवित हो जाती है ना। ये आपको ज़्यादा संधियों में पढ़ना नहीं है, पर मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि कान में आपके कुछ चीज़ें पढ़ी हो, अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा
पूछे अगर तो वैसे यहाँ से ऐसे संधियों से ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं है, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। फिर सूरत वाली संधि वापस से पुनर्जीवित हो जाती है, जिसमें रघुनाथ राव को पेशवा बनाने की बात हुई थी और सालसेट और बसीन का क्षेत्र देने की बात हुई थी। बम्बई और पेशवा की जो सेना थी उसके मध्य फिर देखिए बड़गांव नामक स्थल पर युद्ध होता है, और जिसमें बम्बई की सेना यानी कि अंग्रेजों को इसमें परास्त कर दिया जाता है पेशवा की सेना के द्वारा। अब आ जाते हैं बड़गांव की संधि। बड़गांव नामक स्थल पर युद्ध हुआ तो बड़गांव की संधि आ जाती है। तो बड़गांव की संधि में क्या होता है, अंग्रेज जो थे इन्होंने 1773 में जीतने के बाद में प्रदेश लौटाने का वादा किया, ठीक है, और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पुनः अहमदाबाद और ग्वालियर जीत लिया और अंततः सिंधिया की मध्यस्थता से सालबाई की संधि हो जाती है और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत यहाँ पर हो जाता है। ये बड़गांव की संधि हो गई। अब ये यहाँ पर देखिए सालबाई की संधि हो जाती है सिंधिया की मध्यस्थता से। तो ये सालबाई की संधि में क्या था कि जो भी दोनों पक्षों ने यानी मराठों ने और अंग्रेजों ने जो भी प्रदेश जीते थे एक दूसरे के, वो वापस कर देंगे, परंतु जो सालसेट और एलिफेंटा द्वीप जो था वो अंग्रेजों के पास ही रहेगा, और जो माधव राव नारायण जो था उसको पेशवा यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया। फिर रघुनाथ राव का क्या होगा, तो रघुनाथ राव को ये कह दिया कि भाई हम तुझे पेंशन दे देंगे। इस प्रकार से ये मराठाओं वाला यहाँ पर जो था वो भी ख़त्म हो जाता है, जो बीच में इनका हुआ करता था रघुनाथ राव के बीच में और पेशवा के बीच में। तो रघुनाथ राव को यहाँ पर पेंशन दे दी जाती है और माधव राव नारायण को ही अंग्रेजों के द्वारा एकमात्र पेशवा स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब देखिए इसके बाद में वापस से इनके बीच में जो है समस्या आना शुरू हो जाती है अंग्रेजों के बीच में। देखिए 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक ये रहता है, परंतु यहाँ पर वापस से थोड़े दिनों तक शांति यहाँ पर रहती है और उसके बाद में 1803 से लेकर 1806 ईस्वी तक वापस से दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखिए आंग्ल मराठा युद्ध का ये जो दूसरा दौर शुरू होता है ये होता है फ्रांसीसी भय के कारण। ये देखिए कौन सा काल है, 1803-1806 के आसपास। यहाँ पर अब गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल बंगाल का वेलेजली, है ना। 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक गवर्नर रहता है, गवर्नर जनरल रहता है बंगाल का वेलेजली। और वेलेजली को फ्रांसीसी भय बहुत लगा करता था और वो सहायक संधियां थोपे जा रहा था एक के ऊपर एक, है ना, ठीक है। वही यहाँ पर देखिए बताया गया वो क्या करता था कि भाई फ्रांसीसी से भय से बचने के लिए आसपास के सभी राज्यों पर वो कंपनी का प्रभुत्व स्थापित कर देना चाह रहा था सहायक संधि के द्वारा, है ना। और इस सहायक संधि में हुआ क्या करता था, सहायक संधि में होता ये था कि जो भी राज्य सहायक संधि स्वीकार करेगा उसके दरबार में एक रेजिडेंट नियुक्ति कर दिया जाएगा और कोई भी विदेशी संबंध बनाया जाएगा ना तो वो अंग्रेजों की सहायता से बनाया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अंग्रेजों के जो भी दुश्मन हैं वो उनको संरक्षण नहीं देगा, साथ ही साथ अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा, अंग्रेजों के दुश्मन को दुश्मन और मित्र को मित्र समझेगा, है ना। और जो जितने भी यूरोपीय हैं उन यूरोपियों को, अंग्रेजों को छोड़ के जितने भी यूरोपीय हैं उनको अपनी सेना से निकाल देगा। इस प्रकार की संधियाँ हुआ करती थी। तो इनडायरेक्ट रूप से शासन की बात ये किया करता था, ठीक। और यहाँ पर नाना फडणवीस जो होते हैं, नाना फडणवीस जो है सहायक संधि का विरोध करते हैं कि सहायक संधि जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाना फडणवीस जो है समझदार व्यक्ति हुआ करते थे। इनको पता था कि सहायक संधि जैसे स्वीकार की हमने, मान लो अपनी स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी, इसलिए इसने मराठाओं को सहायक संधि से दूर रखा। परंतु जैसे ही नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है 1800 ईस्वी में, मराठा सरदारों के आपस के झगड़े शुरू हो जाते हैं और ये जो है सहायक संधि के उसमें आ जाते हैं, सहायक संधि स्वीकार फिर कर लेते हैं। और बसीन की संधि होती है 1800, माफ कीजिएगा, बसीन की संधि हो जाती है 1802 ईस्वी में। उस टाइम पे होता पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में बसीन की संधि हो जाती है और इसी बसीन की संधि के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है सहायक संधि। अब देखिए यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या है, बसीन की संधि 1802 ईस्वी। यहाँ पर पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय। बसीन की संधि के द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि स्वीकार कर ली अंग्रेजों की, ये बात भूलना मत, ठीक है ना। और बाकी छोटी छोटी सालबाई तमाम संधियाँ हुई, उससे वो ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी, वो बहुत कन्फ्यूजिंग है, पर ये बसीन की संधि आप याद रख लीजिएगा 1802 ईस्वी वाली। अब संधि में क्या क्या शर्तें होंगी, शर्तें वही होंगी जो भाई सहायक संधि की शर्तें होंगी। पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया, भाई हम किस संरक्षण में हैं, अंग्रेजों के। भारतीय और अंग्रेज पदातियों की सेना जो है पूना में रख दी गई, अंग्रेजों की सेना भी होगी और भारतीयों की पूना इनकी राजधानी हुआ करती थी पेशवाओं की। फिर सूरत जो नगर हुआ करता था वो किसको दे दिया गया, अंग्रेजों को दे दिया गया, ठीक है। पेशवा ने निजाम से जो पेशवा चौथ वसूल किया करता था वो अधिकार उसने त्याग दिया गया, क्योंकि निजाम जो था सबसे पहले तो निजाम ने ही सहायक संधि स्वीकार करी थी, इसलिए निजाम से अब चौथ जो है वो वसूली नहीं जाएगी। फिर साथ ही साथ निजाम और गायकवाड़ के मध्य
जो भी संबंध हुआ करते थे उन संबंधों की मध्यस्थता जो है वो पेशवा ने स्वीकार कर ली कि इनमें जो है जो भी मध्यस्थता होगी वो अंग्रेज़ हमारे बीच में बैठ के करवाएंगे। फिर जो भी ब्रिटिश विरोधी और सभी यूरोपीय लोग हुआ करते थे उनको अपनी सेना से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सेना से बाहर निकाल दिया, सेना सेवा जो भी उनकी हुआ करती थी, किसी भी प्रकार की सेवा से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, हो गया। फिर जो भी विदेशी संबंध बनाए जाएंगे वो कंपनी की सहायता से बनाए जाएंगे, यानी फॉरेन पॉलिसी जो होगी वो ये बनाएंगे अंग्रेज, आप पेशवा साहब कुछ नहीं करोगे। इस प्रकार से बसीन की संधि के द्वारा पूना में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। और देखिए ये सहायक संधि और जो जिसने सहायक संधि जो है स्वीकार करी थी उसी जो है कैटेगरी में फिर ये भी आ जाता है। मैसूर पे हमने देखा लाद दी जाती है, हैदराबाद सबसे पहले ही करता है, अब पूना में भी तैनात कर दी गई और लखनऊ में भी इस काल तक तैनात कर दी जाती है। ब्रिटिश सेना और सहायक संधि स्वीकार करने के लिए इनको मजबूर कर दिया जाता है। अब देखिए ये मराठों के लिए हुआ करती थी घोर अपमान की बात। भाई मराठा कहाँ से, देखिए पेशवा बाजीराव, बालाजी बाजीराव जिसने दिल्ली के सम्राट को तख्त पर बिठाया, यहाँ पर माधव राय देखिए जिसने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के दरबार में वापस से फिर से बिठाया और उसमें आके उसके वंशजों ने ये वाला हाल किया। तो ये इनके लिए घोर अपमान की बात हुआ करती थी। इसलिए जो भोंसले हुआ करते थे, नागपुर के भोंसले, और ये है सिंधिया अपने ग्वालियर के, और होलकर जो है इंदौर के, ये इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा शुरू कर दी। देखिए ये भोसले, सिंधिया, होलकर ये सब मराठा सरदार हुआ करते थे। ये सब सरदार मिलके ही फिर देखिए एक तरीके से पूरा एक मराठा साम्राज्य बना करता था जिसमें अलग अलग सरदार हुआ करते थे। अब देखिए जब पेशवा जो है मजबूत होगा तब तक तो इन सरदारों को एक रख लेगा, और अगर जैसे ही पेशवा कमज़ोर हुआ ये सरदार भी आपस में झगड़ा करना शुरू कर देंगे। अब देखिए इन्हें भोसले, सिंधिया और होलकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, मगर अंग्रेजों ने इन्हें जल्दी ही पराजित कर दिया। अंग्रेजों के सामने कहाँ टिक पाएंगे अब ये लोग, ठीक। अब मराठों की ये जो पराजय हुई, इससे अंग्रेजों के अधीन मराठों का बहुत सारा क्षेत्र आ जाता है। और फिर देखिए भोंसले जो थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि जो है वो साइन कर लेते हैं, जिसमें कटक और वर्धा नदी के पश्चिम का भाग जो है वो सारा का सारा अंग्रेजों को दे देना पड़ता है। कोई ज़्यादा याद रखने वाली ज़रूरत ये वाली नहीं है यहाँ पर कि ये देवगांव की संधि क्या था। ये कहानी के तौर पर आप सुनते रहिए कि दिमाग कान में कहीं पड़ा हो आपके तो बस एग्जाम में याद आ जाए। उसके बाद क्या होता है, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हो जाती है ना। भोसले के बीच में संधि होगी, अब सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में भी संधि हो जाती है, सुरजी अर्जन गांव की संधि, है ना। इस संधि के तहत होता क्या है कि सिंधिया ने गंगा और यमुना के मध्य का जो भी क्षेत्र था वो कंपनी को दे दिया। अब लेके दे के बचा क्या है इनके पास, है ना, सारा दोआब क्षेत्र तो इनको दे दिए। और संधि के बाद दोनों राजाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। तो जो एक ज़माने में पेशवाओं के अंतर्गत ही सब ये हुआ करता था, अब देखिए अलग अलग सिंधिया, भोसले, होलकर ये अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए भोसले ने भी और सिंधिया ने भी अपने अपने दरबार में रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया, मतलब सहायक संधि स्वीकार इन्होंने कर ली। और इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतिम निर्णायक युद्ध में होलकर और कंपनी के बीच में 1804 में फिर से एक युद्ध होता है, जिसमें कौन जीतेगा बताओ, जिसमें अंततः होलकर जो है वो हार जाता है ना। सिंधिया और भोसले इन्होंने तो संधि कर ली, अब होलकर बचे। तो होलकर ने 1804 में फिर एक युद्ध लड़ा इनसे, और जिसमें फिर हारेंगे कौन, होलकर ही हारेंगे, अंग्रेजों से कौन जीत पा रहा अब, ठीक है। इस प्रकार होलकर के साथ राजपुर की संधि साइन कर ली जाती है, और जिसमें मराठा सरदार ने चंबल नदी के जो भी उत्तरी प्रदेश हुआ करते थे और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र हुआ करता था वो अब किसके अधिकार क्षेत्र में होगा, अब वो कंपनी को सौंप दिया गया। और पेशवा ने जो भी पेशवा हुआ करता था और कंपनी दोनों के अन्य मित्र पर भी अपना अधिकार इन्होंने छोड़ दिया कि जो पेशवा हो गया और कंपनी होगी, इनके जो भी मित्र हुआ करते थे उन पर अधिकार इन्होंने छोड़ दिया। कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर हो जाता है इस संघर्ष में मराठा शक्ति एकदम क्षीण हो जाती है पूरी तरह, हालांकि समाप्त तो नहीं होती पर पूरी तरीके से मराठा शक्ति यहाँ पर क्षीण हो जाती है ना। इस प्रकार से देखिए दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध है वो भी समाप्त हो जाता है। भोसले, होलकर और सिंधिया सबको अंग्रेजों के द्वारा हरा दिया जाता है और एक एक अलग अलग इनके साथ संधि कर ली जाती है, और फिर सहायक संधि ये मान लेते हैं और एक रेजिडेंट इनके दरबार में रखना स्वीकार कर लेते हैं। अब आ जाता है देखिए 1817 से 1818 ईस्वी का समय। यहाँ पर देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स जो होते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स इस काल में यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे। ये 1813 से लेकर 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। अब देखिए वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, अलग अलग है दोनों, है ना। इस प्रकार से गवर्नर जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हुआ करता था
वो यहाँ पर आ जाता है और तीसरा आंग्ल मराठा संघर्ष शुरू हो जाता है। और यहाँ पर इसका आने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो पिंडारी हुआ करते थे, इन पिंडारियों को सबक सिखाना हुआ करता था। ये पिंडारी लोग कौन हुआ करते थे? तो ये पिंडारी लोग एक तरीके से आप कह दो कि ये भाड़े के सैनिक हुआ करते थे, और जो भी इनको पैसे दे देगा उसकी तरफ से लड़ लेंगे। और ख़ास तौर से ये लड़ा करते थे पेशवाओं की ओर से, जो मराठा हुआ करते थे ना उनकी ओर से लड़ा करते थे। और ये जहाँ देखो वहाँ लूट मार किया करते थे। इनको कोई ज़्यादा पैसे वैसे नहीं मिलते थे, मगर जिसके साथ लड़ाई होगी उस राज्य को लूटने का अधिकार इनको दिया जाता था। अब अंग्रेज जो है अपने क्षेत्र में ऐसा कोई भी आप कहो कि अव्यवस्था वाला काम स्वीकार करते नहीं थे, उनको चाहिए भैया व्यवस्था, है ना। इसलिए इनको समाप्त करना जरूरी था पिंडारियों को। इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स इनके विरुद्ध भी यहाँ पर कार्य करता है। 5 नवंबर 1817 को सिंधिया से एक संधि हो गई थी, जो कि मूलतः किससे संबंधित हुआ करती थी? पिंडारियों से संबंधित हुआ करती थी। और किरकी नामक एक स्थान हुआ करता था, वहाँ पर 1818 में पेशवा पराजित हो जाता है पूरी तरीके से। और यहाँ पर देखिए कोरेगांव और एवं अस्थि जो क्षेत्र हुआ था, उसके पराजय ने पेशवा को दृष्टिपटल से अंतिम रूप से धूमिल कर दिया। अब जो भीमा कोरेगांव की लड़ाई होती है, इस भीमा कोरेगांव की लड़ाई में यहाँ से अब जो है पेशवा जो है एकदम पूरी तरीके से आप कहो समाप्ति हो जाता है पेशवा का पद यहाँ से। और जो कुछ छोटे मोटे और टिमटिमाते तारे के रूप में नागपुर के भोसले वगैरह जो थे अप्पा साहिब, वो 1817 में सीताबाड़ी के स्थान पर उनको भी हरा दिया जाता है। फिर इंदौर के जो होलकर होते थे उनको भी परास्त कर दिया जाता है। और इस प्रकार से मराठा जो सैन्य शक्ति थी उसे समाप्त कर दिया जाता है यहाँ पर। और 1818 ईस्वी में ही इसी तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है। अब यहाँ से याद रखने वाली चीज़ क्या है कि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में 1818 ईस्वी में अंततः पेशवा पद जो है वो समाप्त कर दिया जाता है। ये वाली बात याद रखने वाली है ना। तो बाजीराव द्वितीय जो थे वो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाले पेशवा थे, और वही लास्ट पेशवा भी रहते। और बाजीराव द्वितीय जो था उसको फिर कानपुर के निकट बिठूर नाम का जगह होती है, वहाँ पर छोड़ दिया जाता है कि भाई हम आपको पेंशन दे रहे हैं, बस पेंशन के दम पर पलो तुम, और पेंशन के दम पर पलते पलते वहीं जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से समाप्ति हो जाती है, जो मराठा साम्राज्य जो था उसकी समाप्ति हो जाती है, जिसकी शुरुआत जो है जिसको चरम पर पहुंचाया था शिवाजी ने, और उसकी अंतिम जो है वो अंत कहाँ पर आ जाता है? उसका अंत आ जाता है बाजीराव द्वितीय के काल में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो कोरेगांव की लड़ाई जो हुई थी, कोरेगांव की बैटल, इस बैटल के बारे में चर्चा होती रहती है। देखिए हुआ क्या था कि 2018 में इसकी जो है बरसी बनाई जा रही थी। उस उपलक्ष्य में वहाँ पर महाराष्ट्र में हिंसा भड़काने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अब आप कहोगे कि भारत के लोग इसकी बरसी क्यों मना रहे थे? ये तो देखिए हमारे जो भारत के लोगों पर अंग्रेजों के द्वारा जीत थी, तो इसकी बरसी इसलिए मनाए जा रहे थे कि पेशवाओं के ऊपर यहाँ पर जो निर्णायक जीत हासिल करी थी, उस सेना में जो अंग्रेजों की सेना थी, उस सेना में भारत के अछूत माने जाने वाले महार सैनिक हुआ करते थे। दरअसल हुआ क्या था कि महार लोग जो है पेशवाओं के पास पहले नौकरी मांगने गए थे, मगर अछूत होने की वजह से, आपको पता ही है भारत में जात पात ये बहुत हुआ करती थी, तो अछूत होने की वजह से इनको सेना में भर्ती नहीं किया गया। इसकी वजह से ये जो महार लोग हैं ये भर्ती हो जाते हैं अंग्रेज सेना में। और अंग्रेज सेना की यही टुकड़ी जिसमें महार सैनिक होते हैं, जिन्हें अछूत माना जाता है, उसको भेजा जाता है मराठों के विरुद्ध, और यहाँ पर मराठों के ऊपर ये पूर्ण तरीके से जीत हासिल कर लेते हैं। तो उसी की खुशी मनाने के लिए वो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, है ना। तो ये भी कंट्रोवर्सी में रहा, तो हो सकता पूछ ले। तो ये भीमा कोरेगांव जो है वो 1 जनवरी 1818 ईस्वी में हुआ था, है ना, ये युद्ध। और भीमा कोरेगांव में महार सैनिक हुआ करते थे जिन्होंने पेशवा को अंतिम रूप से हरा दिया था। ये हमने देख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं ये जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे बंगाल के, उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेके आया हूँ, ताकि ये आपको साथ के साथ पता होती रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहे। वैसे तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ, फिर भी एक PDF के तौर पर आपको एक जगह मिल जाए तो आपके लिए अच्छा होगा, तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, है ना। देखिए 1757 से लेकर 1760 तक बंगाल का गवर्नर होता है रॉबर्ट क्लाइव। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए 1757 से लेकर 60 तक रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पर रहता है। और उसके काल में क्या क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये सब चीज़ें आप एक बार और देख लीजिएगा, इन पे निगाह डाल लीजिएगा, है ना। अब देखिए ये बाद में भी ये रहता है, ये अब यहाँ पर देखिए 1760 लिखा गया ना, ये बंगाल में, ये इलाहाबाद की संधि जब होती है तब भी तो रॉबर्ट क्लाइव भी वहाँ पर रहता है।
फिर देखिए 1772 से लेकर 85 तक वॉरेन हेस्टिंग्स रहता है, और फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है 1786 से लेकर 1793 ईस्वी, और 1793 से लेकर 98 तक होता है सर जॉन शॉर, और 1798 से लेकर 1805 तक होता है लॉर्ड वेलेजली। यहाँ तक तो आपको एक एक पूरे याद ही होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको देखिए ये सर जॉर्ज वार्लो याद ना रहे ठीक है, पर ये लॉर्ड मिंटो प्रथम याद आप रखिएगा 1807 से 1813 ईस्वी तक, और 1813 से 1823 ईस्वी तक लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसी में तो ये पिंडारियों का दमन करने के लिए यहाँ पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी यहाँ पर होता है, और यहाँ तक हमने देख लिया है। उसके बाद में जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम और इनके बारे में जानकारी हासिल करते चले जाएंगे। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। आंग्ल मराठा संघर्ष जो है 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं। पहला 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक, दूसरा होता है 1803 से 1806 ईस्वी तक, जिसकी याद रखने वाली बात यह है कि मराठों ने यहाँ पर अब बसीन की संधि स्वीकार कर ली थी, और बसीन की संधि साइन हुई थी मराठा और जो कंपनी थी अंग्रेज कंपनी उसके बीच में, और अब पेशवा बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार कर ली थी क्या, सहायक संधि, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में। परिणाम याद रखिएगा है ना, बीच बीच में क्या हुआ वो सब चीज़ें छोड़ो आप। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में क्या हुआ था, जो पेशवा का पद था वो समाप्त कर दिया जाता है और उसे पेंशन देके बिठा दिया जाता है ना, कानपुर के पास में जो बिठूर नामक क्षेत्र होता है वहाँ पर। और इसका ये जरूर याद रख लेना कि पेशवा का पद अब समाप्त कर दिया जाता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में, और 1818 में जो भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था वो भी याद रखिएगा, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की PDF अगर आपको चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।